जब भी बात टेक्नोलॉजी की होती है तो विकासशील देशों के पास दो तरह के रास्ते होते हैं, एक इनोवेशन का और दूसरा इमिटेशन का। कई सारे अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि आमतौर पर जो देश विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं उनके लिए इमिटेशन कम एक्सपेंसिव होता है, उनके लिए इमिटेशन कम एक्सपेंसिव होता है। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी अमेरिका, जापान व यूरोप की डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलप्ड हो चुकी है, उन टेक्नोलॉजीज को इमिटेट करके विकासशील देश अपना विकास कर सकते हैं। साथियों, मैं इमिटेशन को गलत नहीं कह रहा हूं, गलत संदर्भों में उसकी चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं। यह हर विकासशील देश की एक समय तक यह जरूरत होती है और कई विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज इसको करती हैं। जैसे कई इकोनॉमिस्ट, उनका मानना है कि 19वीं सेंचुरी में जब अमेरिका विकसित हो रहा था तो उसने यूरोप से कई टेक्नोलॉजी इमिटेट की थी। ठीक उसी प्रकार 20वीं सेंचुरी में चीन ने भी अमेरिका से बहुत सारी टेक्नोलॉजी इमिटेट की थी। हम दूसरे विकसित देशों से टेक्नोलॉजी इमिटेट तभी करते हैं जब हमें यह पता होता है कि हमारी क्षमता अभी इनोवेशन की नहीं है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हम इनोवेशन के माध्यम से स्वयं नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को हासिल कर पाएं। और यह कोई बहुत गलत बात नहीं है। यदि आप दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी इमिटेट करेंगे तो भी आप अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से तो आगे बढ़ेंगे ही, यह स्वाभाविक है। ऐसा लगभग सभी विकसित विकासशील देश करते हैं। लेकिन इस इमिटेशन के साथ साथ समस्या यह है कि आप प्रायः उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, प्रायः उसके आदी हो जाते हैं। आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको जो टेक्नोलॉजी हासिल होती है वह दोयम दर्जे की होती है, और दोयम दर्जे की टेक्नोलॉजी की वजह से आप डेवलप्ड कंट्री से हमेशा 20-30 साल पीछे ही रहते हैं, चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो या कोई सिविलियन सेक्टर हो। देवी और सज्जनों, लेकिन इससे भी बड़ी जो दूसरी परेशानी है वह यह होती है कि हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्वास में कमी आती है, हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्वास में ह्रास होता है। हम हमेशा एक टेक्नोलॉजी फॉलोअर बनकर रह जाते हैं। यह जो टेक्नोलॉजी इमिटेट करने की हमारी मेंटलिटी है, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही नहीं रह जाती, बल्कि यह हर क्षेत्र में धीरे धीरे आ जाती है। यह फॉलोअर बनने की मानसिकता अपनी संस्कृति में, आपकी संस्कृति में स्वाभाविक रूप से आ जाती है। यह आपके विचारधारा में भी आ जाती है, यह आपके साहित्य में, रहन सहन में, नैतिकता में, यहां तक कि आपके दर्शन में भी यह स्वाभाविक रूप से आ जाती है। प्रधानमंत्री जी ने इसी फॉलोअर मेंटलिटी को गुलामी की मानसिकता कहा है। जैसे यदि आप किसी 15 साल के बच्चे से पूछें कि विश्व का महानतम लेखक कौन है, तो बच्चा विलियम शेक्सपियर कहेगा, तुरंत जवाब देगा विलियम शेक्सपियर। उस बच्चे के दिमाग में कालिदास, सुब्रमण्यम भारती या रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे भारतीय लेखकों का ध्यान शायद ही आए। अब तो स्थितियां फिर भी बदल रही हैं, पर कुछ वर्ष पहले तक ऐसा ही था। मैं भी बहुत पहले यही शेक्सपियर को ही बोलता था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इमिटेशन किसी राष्ट्र की मानसिकता पर भी बहुत गहरा असर छोड़ती है। एक तरह से गुलामी की मानसिकता आ जाती है जिसका असर कई जनरेशंस तक बना रहता है। साथियों, ऐसे में सरकार का, मीडिया का, बल्कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास का भी स्वाभाविक रूप से यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राष्ट्र को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकाले। जैसा कि मैंने अभी कहा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से देश से यह आह्वान किया था कि हमें न सिर्फ गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, बल्कि अपनी राष्ट्रीय विरासत पर भी हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ यह कहा ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने काम से इस दिशा में कदम भी बढ़ाया।
इसके लिए नई राहें बनानी होती हैं। लीक पर चलकर यह उद्देश्य नहीं पाया जा सकता है। साथियों, लीक पर चलना मतलब बने बनाए रास्ते पर चलना होता है। लीक पर चलने के बारे में जब आप दिल्ली मुंबई के एजुकेटेड बच्चों से पूछेंगे तो आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम के बारे में भी बताएंगे कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। मतलब मैं जीवन के दो राहें पर था, मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग चलते थे। मेरे इस निर्णय ने मेरे जीवन को सफल बनाया। आगे वह बढ़ता है जो लीक पर नहीं चलता है। इसका तात्पर्य यह हुआ। यह निश्चित रूप से एक अच्छी कविता है, पर यही अच्छी कविता है ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं, फिर दोहराना चाहूंगा, निश्चित रूप से एक अच्छी कविता है, पर यही अच्छी कविता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी कविताएं भारत में भी बहुत सारी हैं। मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो पंक्तियां याद आ रही हैं उसकी मैं चर्चा यहां करना चाहूंगा। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ऐसे में साथियों, सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता को जाना जाए और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविताओं को न जाना जाए तो कहीं ना कहीं हमारे अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता करने जैसा हो जाता है। हमें दूसरों के बारे में जानना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने राष्ट्रीय विरासत को भी जानना है और उस पर भी हमें गर्व महसूस करना है। इसलिए हमने आत्मसम्मान की बात की। हमने जब आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया तो हमने भारतीय इंडस्ट्रीज पर विश्वास किया, हमने भारतीय नौजवानों पर विश्वास किया, हमने भारतीय कंपनियों पर विश्वास किया, हमने भारतीय एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा किया, हमने लार्सन एंड टुब्रो पर भरोसा किया, हमने टाटा पर विश्वास किया, हमने मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर भरोसा किया, हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर विश्वास किया। हमने इन कंपनियों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट भी प्रदान किया। हमने अपने नौजवानों पर भरोसा किया, उनके इनोवेशन को बढ़ावा दिया, उनके लिए हम आईडेक्स लेकर आए। जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, हमारे युवा यदि एक कदम चलेंगे तो सरकार 100 कदम आगे बढ़कर उनके साथ खड़ी रही, और यदि वह 100 कदम आगे बढ़े तो सरकार 1000 कदम आगे बढ़कर उनकी मदद करेगी। यह हमारा संकल्प है।